किसी एक्टर के लिए थिएटर के बाहर भीड़ लगाना आम बात है, लेकिन राजेश खन्ना के लिए नहीं। लोग सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे और लड़कियां उनकी तस्वीरों से बातें करती थी। उनकी कार पर लिपस्टिक के निशान छोड़ जाती थी और प्रोड्यूसर्स उनकी डेट्स के लिए महीनों तक लाइन में खड़े रहते थे। सवाल यह है, आखिर एक एक्टर इतनी बड़ी दीवानगी का नाम कैसे बन गया? चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां आराधना ने राजेश खन्ना को एक नई पहचान दी थी, जिसने सिर्फ उनका करियर ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल दिया था। और देखते ही देखते जतीन खन्ना राजेश खन्ना बन गए थे, हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आराधना के बाद उनकी जिंदगी आसान हो गई थी, तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। क्योंकि जिस शोहरत ने उन्हें भगवान बनाया था, उसी शोहरत ने उनके अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। आज की कहानी शुरू होती है उस दौर से जब पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राजेश खन्ना का। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब उन्हें एक घर की तलाश थी। उन्हें एक नई पहचान के मुताबिक अपना घर चाहिए था। तभी उनकी नजर पड़ी कार्टर रोड पर समंदर किनारे बने एक शानदार बंगले पर। यह बंगला था मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार का। उसका नाम था डिंपल, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग उसे एक और नाम से जानते थे, भूत बंगला। कहा जाता है जब राजेंद्र कुमार ने यह बंगला खरीदा था, तब उसे अपशकुनी माना जाता था। लेकिन यही आने के बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि लोग उन्हें जुबिली कुमार कहने लगे। राजेश खन्ना को लगा अगर ये घर राजेंद्र कुमार के लिए लकी साबित हुआ है तो शायद उनके लिए भी होगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार से वो बंगला खरीद लिया। खरीदने के बाद उन्होंने एक गुजारिश भी की कि घर का नाम डिंपल ही रहने दिया जाए, लेकिन राजेंद्र कुमार ने विनम्रता से मना कर दिया। तब राजेश खन्ना के पिता ने एक नया नाम सुझाया, आशीर्वाद। इसके पीछे उनकी सोच भी बेहद दिलचस्प थी। उन्होंने कहा अगर कोई दुश्मन भी हमें चिट्ठी लिखेगा तो पते में आशीर्वाद ही लिखना पड़ेगा, यानी नफरत भी हमारे पास दुआ बनकर पहुंचेगी। यही नाम उस बंगले की पहचान बन गया। दिलचस्प बात यह है कि राजेश खन्ना ने हाथी मेरे साथी सिर्फ इसलिए साइन की थी ताकि उसकी कमाई से वो बंगला खरीदा जा सके। उन्होंने ये बंगला करीब 3.5 लाख रुपए में खरीदा था। ये जो मोहब्बत है। लेकिन ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक सल्तनत का किला बनने वाला था। हर शाम आशीर्वाद में एक दरबार सजता था। बंगले के गैराज को एक आलीशान बार में बदल दिया गया था। यहाँ रेड लेबल स्कॉच पानी की तरह बहती थी। बाहर बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक और फिल्मी दुनिया के नामचीन लोग घंटों इंतजार करते रहते, सिर्फ एक मुलाकात के लिए। कुछ देर बाद राजेश खन्ना अपने मशहूर रेशमी लुंगी कुर्ते में दरबार में प्रवेश करते। उनकी कुर्सी सबसे ऊंची रखी जाती ताकि राजा और प्रजा का फर्क हर किसी को साफ साफ दिखाई दे। इस दरबार के अपने नियम थे, जो इनकी हर बात हाँ में हाँ मिलाता वो खास बन जाता। लेकिन जिसने सवाल उठाने की कोशिश की उसके लिए सिर्फ एक वाक्य ही काफी था, आपको हमारा दरबार छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे आशीर्वाद दोस्तों का नहीं, चापलूसों का अड्डा बनता चला गया, जहां रात भर सिर्फ किंग काका की तारीफ होती थी। और शायद यही से राजेश खन्ना भी बदलने लगे। अब सेट पर देर से पहुंचना उनकी आदत बन चुका था। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अपनी पहली फिल्म राज की शूटिंग के पहले दिन भी वो लेट पहुंचे थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था फिल्म में बिकती है तो सिर्फ राजेश खन्ना के नाम पर। उसी दौर में एक नारा पूरे देश में गूंजने लगा, ऊपर आका और नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और धरती पर राजेश खन्ना। बेंगलुरु के उस स्टेडियम से 5,000 लोगों का पागलपन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अब उन्हें खुद भी यकीन होने लगा था कि शायद वो सचमुच कुछ अलग है, कुछ खास है। और फिर एक फिल्म आई जिसने इस विश्वास को पूरे मजबूती के साथ और भी पुख्ता कर दिया। फिल्म का नाम था आनंद। एक ऐसे इंसान की कहानी जो मौत को सामने देखकर भी जिंदगी से प्यार करना नहीं छोड़ता। उसका एक संवाद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? और मुझे जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं।
तो फिर डर किस बात का? इस फिल्म ने राजेश खन्ना को सिर्फ रोमांस का सुपरस्टार नहीं बल्कि एक गंभीर और बेहतरीन अभिनेता भी साबित कर दिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी फिल्म में उनके सामने खड़ा एक लंबा सा, दुबला सा, पतला सा कलाकार आने वाले समय में उनकी सल्तनत का सबसे बड़ा चुनौती बनने वाला है। रोते हुए आते हैं सब। उसका नाम था अमिताभ बच्चन और अब हिंदी सिनेमा का इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला था। पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। दोस्तों, हर सल्तनत एक दिन अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरती है और राजेश खन्ना की सल्तनत में बगावत की शुरुआत बाहर से नहीं, उनके अपने दरबार से ही हुई थी। उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में दो नाम थे, सलीम खान और जावेद अख्तर। वही सलीम जावेद जिन्हें शुरुआती बड़ा मौका दिलाने में राजेश खन्ना का भी अहम योगदान था। लेकिन अब काका बदल चुके थे। उनके साथ काम करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। किसी को पता नहीं होता था कि अगले ही पल उनका मूड कैसा होगा। धीरे धीरे उन्हें यह यकीन हो गया था कि फिल्में कहानी से नहीं, निर्देशक से भी नहीं, सिर्फ राजेश खन्ना के नाम से चलती है। यही से दूरी शुरू हुई। जिस लेखक जोड़ी ने उनके लिए यादगार फिल्में लिखी थी, वही अब उनसे दूर होती जा रही थी। उधर बॉम्बे एक और अभिनेता अपनी किस्मत से लड़ रहा था। लंबा कद, भारी आवाज, लेकिन लगातार नाकामी। करीब 13 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। उसी दौरान सलीम जावेद ने एक नई कहानी लिखी, एक ऐसे पुलिस अफसर की कहानी जो सिस्टम से नहीं, अपने तरीके से लड़ता है। लेकिन उस दौर के लगभग हर बड़े सितारे ने यह कहानी ठुकरा दी। धर्मेंद्र, देवानंद, राजकुमार, सबने मना कर दिया। तब सलीम जावेद ने उसी संघर्षरत अभिनेता पर दाव लगाया। उन्होंने निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा को फिल्म बॉम्बे टू गोवा का एक एक्शन सीन दिखाया और कहा, यही है हमारा हीरो। साल था 1973। फिल्म रिलीज हुई, नाम था जंजीर। और उसी दिन हिंदी सिनेमा का पूरा मिजाज बदल गया। देश को अपना पहला एंग्री यंग मैन मिल चुका था, लेकिन किस्मत, सबसे बड़ा खेल अभी बाकी था। उसी साल निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी अपनी अगली फिल्म नमक हराम बना रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से आनंद वाली जोड़ी को साथ में लिया, यानी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। तब तक राजेश खन्ना को एक अंधविश्वास हो चुका था। उन्हें लगता था कि जिस फिल्म में उनका किरदार मर जाता है, वो फिल्म सुपरहिट होती है। असल स्क्रिप्ट में मरना अमिताभ बच्चन के किरदार को था, लेकिन राजेश खन्ना अड़ गए। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से स्क्रिप्ट बदलने की जिद की और आखिरकार मौत का दृश्य उनके किरदार के हिस्से में आ गया। लेकिन इस फैसले का नतीजा उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा निकला। फिल्म रिलीज हुई, राजेश खन्ना का किरदार मर जरूर गया, लेकिन क्लाइमैक्स में पूरी फिल्म अमिताभ बच्चन अपने नाम कर गए। उनका गुस्सा, उनकी आवाज, उनका दर्द दर्शकों के दिलों में उतर गया। अभिनेता सचिन पिलगांवकर बाद में याद करते हैं कि थिएटर में लोग राजेश खन्ना की मौत पर नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन के संवादों पर सबसे ज्यादा तालियां बजा रहे थे। ये एक साफ संकेत था कि हवा का रुख बदल रहा है। जिंदगी प्यार का गीत है। कहा जाता है कि फिल्म के प्रीमियर के बाद राजेश खन्ना ने खुद ऋषिकेश मुखर्जी से कहा था, यही है कल का सुपरस्टार। लेकिन एक आखिरी झटका अभी बाकी था। फिल्म थी दीवार। निर्माता गुलशन राय चाहते थे कि विजय का किरदार राजेश खन्ना निभाए, लेकिन सलीम जावेद अपने फैसले पर अटल रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, विजय का रोल सिर्फ अमिताभ करेंगे, वरना हम स्क्रिप्ट नहीं देंगे। आखिरकार निर्देशक यश चोपड़ा को झुकना पड़ा। फिल्म अमिताभ बच्चन के पास आ गई और बाकी इतिहास है। जिस बादशाह ने कभी सलीम जावेद को मौका दिया था, उसी बादशाह के लिए अब उनकी नई सल्तनत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। मेरे दिल में आज क्या है। लेकिन अगर करियर में सब कुछ बदल रहा था, तो राजेश खन्ना की निजी जिंदगी भी किसी तूफान से कम नहीं थी। करीब 7 सालों से उनके जीवन में एक नाम था, अंजू महेंद्र। अंजू सिर्फ उनकी प्रेमिका नहीं थी, वो उनके संघर्ष की सच्ची साथी थी। जब दुनिया जतिन खन्ना को नहीं जानती थी, तब अंजू उनके साथ खड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, रिश्तों में दरारें भी बढ़ने लगी। राजेश खन्ना बेहद पॉजिटिव होते जा रहे थे। अंजू अगर दोस्तों के साथ बाहर जाती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था।
वो स्कर्ट पहनती तो कहते साड़ी पहनो, जब साड़ी पहनती तो कहते ये भारतीय नारी वाला लुक क्यों है। असल समस्या कपड़े नहीं थे, समस्या थी कंट्रोल। राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू उनकी दुनिया तक सीमित हो जाए, लेकिन अंजू की अपनी एक पहचान थी, अपने सपने थे। वो एक सफल मॉडल थी, एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। राजेश खन्ना एक पारंपरिक पत्नी चाहते थे और अंजू अपनी पहचान छोड़ना नहीं चाहती थी। जब राजेश खन्ना की फिल्में लड़खड़ाने लगी तो उनका स्वभाव भी बदलने लगा। वो चाहते थे अंजू हर वक्त उनका हौसला बढ़ाती रहे, लेकिन अंजू सिर्फ तारीफ नहीं करती थी, वो गलतियों पर सच भी बोलती थी। बाद में अंजू ने कहा कि उनके तारीफ करने वालों की कमी नहीं थी, मैं उनकी सच्ची दोस्त थी, इसलिए सच कहती थी। लेकिन यही सच राजेश खन्ना को सबसे ज्यादा चुभने लगा था। 7 साल का रिश्ता धीरे धीरे अपने आखिरी मोड़ तक पहुंच चुका था। आखिर तभी उनकी जिंदगी में एक नई कहानी ने दस्तक दी। एक 16 साल की लड़की जिसका नाम था डिंपल कपाड़िया, और यही से राजेश खन्ना की जिंदगी एक बार फिर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। महज 16 साल की एक खूबसूरत लड़की जिसे राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी से लॉन्च करने जा रहे थे, लेकिन डिंपल की अपनी एक और भी पहचान थी। वो राजेश खन्ना की जबरदस्त फैन थी। एक बार उन्होंने स्कूल तक छोड़ दिया सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्म देखने के लिए। फिल्म खत्म हुई तो सीधे आशीर्वाद पहुंच गई, बस एक झलक देखने के लिए। उस दिन मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन किस्मत ने उन दोनों के लिए कुछ और ही लिख रखा था। कुछ समय बाद एक फ्लाइट में दोनों आमने सामने बैठे थे। उधर राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के साथ रिश्तों की उलझनों से परेशान थे, और इधर डिंपल की मासूमियत और उनके चेहरे पर साफ दिखती दीवानगी उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। उस समय डिंपल ऋषि कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी। कहा जाता है कि उन्होंने ऋषि कपूर की दी हुई अंगूठी भी पहन रखी थी, लेकिन जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया हो तो वो ना कह ही नहीं सकी। एक शाम जुहू बीच पर टहलते हुए राजेश खन्ना ने डिंपल की उंगली से ऋषि कपूर की दी हुई अंगूठी उतारी और समंदर में फेंक दी। बस फिर अपनी अंगूठी उनकी उंगली में पहना दी। यही दोनों ने अपनी नई जिंदगी का फैसला कर लिया। अब शादी की खबर सामने आई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई, क्योंकि एक तरफ 7 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ था और दूसरी तरफ कुछ ही मुलाकातों के बाद राजेश खन्ना अपनी उम्र से लगभग आधी उम्र की सिर्फ 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी करने जा रहे थे। लेकिन ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं थी। बहुत से लोग मानते हैं कि ये अंजू महेंद्रू से एक तरह का बदला भी था। 27 मार्च 1973 राजेश खन्ना की बारात बांद्रा से जुहू की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में दूल्हे ने अचानक बारात का रास्ता बदलवा दिया। अब पूरी बारात उस गली से गुजर रही थी जहां अंजू महेंद्रू का घर था। ढोल, नगाड़े, शहनाइयां और बीच में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार। शायद ये उनकी तरह से अपने अधूरे रिश्ते का आखिरी जवाब था। कुछ ही देर बाद राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया पति पत्नी बन चुके थे। डिंपल अब आशीर्वाद की नई रानी बन चुकी थी। तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए। लेकिन जिस सल्तनत में उन्होंने कदम रखा था उसकी नींव धीरे धीरे हिलने लगी थी। हिंदी सिनेमा बदल रहा था। जंजीर और दीवार जैसे फिल्मों ने रोमांस के दौर को पीछे छोड़ दिया था और दर्शकों को एक नए तरह का हीरो पसंद आने लगा था। एक ऐसा हीरो जो मुस्कुराने से ज्यादा गुस्सा करता था। उधर राजेश खन्ना को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनकी कुर्सी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। यही बेचैनी कई बार उनके फैसलों में भी दिखाई देने लगी। एक बार उन्हें पूरा भरोसा था कि फिल्म अमर प्रेम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको ही मिलेगा, लेकिन अवार्ड मनोज कुमार को दे दिया गया। ये बात उन्हें इतनी बुरी लगी कि उसी शाम उसी समय उन्होंने आशीर्वाद में एक भव्य पार्टी रख दी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को निमंत्रण भेजा गया। हालात ऐसे बने कि कई बड़े सितारे अवार्ड समारोह छोड़कर सीधे राजेश खन्ना की पार्टी में पहुंच गए। बताया जाता है कि इससे आयोजकों में हड़कंप मच गया और बड़ी मुश्किल से कुछ कलाकारों को वापस समारोह में लाया गया। बाहर से ये सिर्फ एक पार्टी थी, लेकिन अंदर से ये उस डर की आवाज थी जो एक बादशाह अपनी डगमगाती सल्तनत को देखकर महसूस कर रहा था। राजेश खन्ना समझ चुके थे कि वक्त बदल रहा है और अगर वो नहीं बदले तो इतिहास उन्हें पीछे छोड़ देगा। लेकिन वक्त अब उनकी रफ्तार से कई ज्यादा तेज चलने लगा था और आने वाले कुछ साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल साबित होने वाले थे। वो शाम कुछ अजीब थी।
दोस्तों, एक समय था जब राजेश खन्ना की मुस्कान सिनेमा हॉल में सीटियां बजवा देती थी, लेकिन अब वही मुस्कान दर्शकों को पुरानी लगने लगी थी। हिंदी सिनेमा बदल चुका है। रोमांस की जगह अब गुस्से ने ली थी। एक नए दौर का चेहरा था अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना ये बदलाव देख रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनकी सल्तनत धीरे धीरे हाथों से फिसल रही है, और शायद इसी बेचैनी में उन्होंने अपनी इमेज बदलने का फैसला किया। साल 1980 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म की जिसकी किसी ने उनसे उम्मीद नहीं की थी। नाम था रेड रोज। इस फिल्म में उनका किरदार नौजवान लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका रेप करता है और फिर उनकी हत्या कर देता है। उस दौर में जिस अभिनेता की पहचान रोमांस थी, उनके लिए ऐसा किरदार निभाना बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन शायद राजेश खन्ना समझ चुके थे कि अब खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं, इसलिए उन्होंने वो रिस्क लिया जो उस समय अमिताभ बच्चन जैसे सितारे भी नहीं ले सकते थे। लेकिन ये दाव चल नहीं पाया। रेड रोज बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब नाकामी सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही, उनका असर राजेश खन्ना के स्वभाव पर भी दिखने लगा था। साल 1981 फिल्म आई कुदरत। फिल्म के क्लाइमैक्स में सारा श्रेय विनोद खन्ना के किरदार को गया। ये बात राजेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने निर्देशक चेतन आनंद से क्लाइमैक्स बदलने की मांग की, लेकिन जब चेतन आनंद नहीं माने तो मामला सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया। राजेश खन्ना ने अपनी ही फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए अर्जी लगा दी। हालांकि अदालत ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। फिल्म रिलीज हुई और उनकी नाराजगी भी कहीं दर्ज रह गई। लेकिन असली लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। आशीर्वाद का दरबार आज भी सस्ता था, लेकिन अब वहां हंसी नहीं, खामोशी ज्यादा होती थी। शराब धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक शाम पूरी तरह नशे में उन्होंने अपनी दोस्त और पत्रकार देवयानी चौबल से कहा, अगर गालिब दारू पीकर मर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उस इंसान की आवाज थी जो भीतर से टूट चुका था। लगातार 7 फिल्में फ्लॉप होने के बाद एक रात वो पूरी तरह बिखर गए। तेज बारिश हो रही थी। राजेश खन्ना आशीर्वाद की छत पर अकेले खड़े थे, नशे की हालत में। उन्होंने आसमान की ओर देखा और जोर से पुकारा, ऐ परवरदिगार, हम गरीबों को इतना सख्त इम्तिहान मत ले कि हम तेरे वजूद से ही इनकार कर दे। शोर सुनकर डिंपल और उनके घर के नौकर दौड़ते हुए छत पर पहुंचे। जो उन्होंने देखा वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। भीड़ आज भी उनके आसपास थी, चाहने वाले आज भी थे, लेकिन अपना दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। बाद में खुद राजेश खन्ना ने स्वीकार किया कि एक समय वो इतना टूट चुके थे कि समंदर में जाकर अपनी जान देने निकल पड़े थे। लेकिन आखिरी पल में एक ख्याल आया, अगर उन्होंने ऐसा किया तो दुनिया उन्हें कायर कहेगी, और वो लौट आए। जिस इंसान के एक इशारे पर कभी लाखों दिल धड़कते थे, आज वही इंसान अपनी तन्हाई और अपनी नाकामियों के बोझ तले धीरे धीरे टूट रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ। 90 का दशक आते आते राजेश खन्ना लगभग हाशिए पर पहुंच चुके थे। ऋषि कपूर के निर्देशन में बनी 1999 की फिल्म आ अब लौट चले में एक कैरेक्टर रोल उन्होंने निभाया। उन्हें उम्मीद थी यही से एक नई शुरुआत होगी, लेकिन फिल्म नहीं चली और उनके साथ एक एक करके सारे दरवाजे भी बंद होते गए। यहाँ तक कि साल 2008 में उन्हें वफा जैसी सी ग्रेड फिल्म में भी काम करना पड़ा। जिस अभिनेता की एक झलक पाने के लिए कभी लड़कियां घंटों इंतजार करती थी, उसे ऐसी फिल्म में देखना उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन अभी कहानी का सबसे भावुक अध्याय बाकी था, क्योंकि अब बादशाह के पास न शोहरत बची थी न सत्ता, सिर्फ एक घर बचा था, आशीर्वाद। और उसी घर में उनकी जिंदगी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। अब शोहरत की रोशनी लगभग बुझ चुकी थी, और जब इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है तब उसकी जिंदगी में अक्सर नए किरदार भी दस्तक देते हैं। राजेश खन्ना की जिंदगी में भी इसी दौर में एक नया नाम सामने आया, अनीता आडवाणी। अनीता का दावा था कि पिछले 8 वर्षों से वो आशीर्वाद में राजेश खन्ना के साथ एक लिव इन पार्टनर की तरह रह रही थी और उनकी देखभाल भी कर रही थी। हालांकि राजेश खन्ना के परिवार और उनके करीबी दोस्तों ने इन दावों को हमेशा खारिज किया था, लेकिन एक बात तय थी,
आशीर्वाद अब भी उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। वो सिर्फ एक बंगला नहीं था, वो उनकी पूरी बादशाहत की पहचान था। कहा जाता है एक बार सोहेल खान ने इस बंगले के लिए बहुत बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन राजेश खन्ना ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई अंबानी भी मेरा घर नहीं खरीद सकता, मैं एक दिन मर जाऊंगा लेकिन आशीर्वाद यही रहेगा, और जब तक ये रहेगा दुनिया राजेश खन्ना को कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। बाद में 2016 में ये बंगला भी ढहा दिया गया। जिस घर के बाहर कभी लाखों चाहने वालों की भीड़ लगती थी, वो भी सिर्फ एक याद बनकर रह गया। फिर आया 2011। राजेश खन्ना अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सफर पर निकल चुके थे। उन्हें कैंसर हो चुका था। जब डॉक्टर ने उन्हें इस बीमारी के बारे में बताया तो कुछ पल वो बिल्कुल खामोश रहे, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, मेरी किस्मत भी आनंद की तरह जीना लिखा है। कितनी अजीब बात थी दोस्तों। जिस किरदार ने उन्हें अमर बना दिया था, अब असल जिंदगी उन्हें वही किरदार जीने पर मजबूर कर रही थी। शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन अंदर का कलाकार अब भी जिंदा था। उसे बस एक आखिरी परफॉर्मेंस देनी थी, और वो मौका आया 2012 में। मशहूर विज्ञापन निर्देशक आर बाल्की उनके पास हेवल्स फैंस का एक विज्ञापन लेकर पहुंचे। विज्ञापन का विचार बहुत भावुक था। राजेश खन्ना अपने स्टारडम को याद करते हैं और आखिर में कहते हैं, बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। यहाँ फैंस का मतलब उनके चाहने वालों से भी था और पंखों से भी। ये विचार राजेश खन्ना को इतना पसंद आया कि वो जोर जोर से हंस पड़े और बोले, यही तो है एड। उस समय उनके पैर में फ्रैक्चर था, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उन्होंने शूटिंग के लिए तुरंत हाँ कह दी। शूटिंग बेंगलुरु की उसी स्टेडियम में रखी गई। वही वो शहर था जहां करीब 40 साल पहले 5000 लोगों की भीड़ ने उन्हें पहली बार एहसास कराया था कि वो सिर्फ अभिनेता नहीं, एक जुनून बन चुके हैं। किस्मत उन्हें एक बार फिर उसी शहर में लाई थी। वो व्हीलचेयर पर सेट तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही एक्शन की आवाज सुनाई देती, वो फिर से राजेश खन्ना बन जाते। विडंबना देखिए दोस्तों, जो अभिनेता पूरी जिंदगी सेट पर देर से पहुंचने के लिए मशहूर रहा, वो अपनी जिंदगी की आखिरी शूटिंग पर समय से पहले पहुंचा था। जब वो विज्ञापन रिलीज हुआ तो लोग उन्हें देखकर भावुक हो गए। वो बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक ऐसी की ऐसी थी। यही उनकी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुई। अब उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उसी दौरान उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया, जिनसे वो सालों पहले ही अलग हो चुकी थी, अपनी बेटी रिंकी के साथ वापस आशीर्वाद आ गई। वो उनकी देखभाल करना चाहती थी। फिर जून 2012 में अचानक उनकी मौत की झूठी खबर फैल गई। कुछ ही घंटों में आशीर्वाद के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। तब राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया और अक्षय कुमार तीनों साथ मिलकर बंगले की बालकनी में आए, और वो बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान अब भी थी। उन्होंने हाथ हिलाया और विक्ट्री साइन बनाकर अपने चाहने वालों से कहा, वो अभी भी जिंदा है। यही उनकी आखिरी सार्वजनिक झलक थी। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो राजेश खन्ना की आखिरी ली गई तस्वीर थी, जब राजेश खन्ना आखिरी बार अपने चाहने वालों के सामने आए थे। राजेश खन्ना की एक इच्छा थी, वो अपनी आखिरी सांस अस्पताल में नहीं, अपने घर आशीर्वाद में लेना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। 18 जुलाई 2012, जब सांसें धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी, उन्होंने अपने परिवार की तरह देखा और अपनी जिंदगी का आखिरी संवाद कहा, टाइम हो गया है, पैकअप। बस यही एक युग खत्म हो गया। उनकी मौत की खबर फैलते ही मुंबई की सड़कें लोगों से भर गई। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन हजारों लोग अपने पहले सुपरस्टार को आखिरी विदाई देने पहुंचे। करीब 40 साल बाद भी उनके चाहने वाले उन्हें भूले नहीं थे। उनके 9 साल के नाती आरव ने उन्हें मुखाग्नि दी। एक बादशाह विदा हो चुका था। उनकी कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार के बनने और बिखरने की कहानी नहीं है, ये उस शोहरत की कहानी है जो इंसान को भगवान तो बना देती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ही बनाई हुई दुनिया में अकेला छोड़ देती है। उन्होंने बेशुमार प्यार पाया, लेकिन उसे संभाल नहीं सके। उन्होंने बेमिसाल सफलता देखी, लेकिन उसे पचा नहीं पाए। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक दौर थे, एक एहसास थे, एक ऐसी रोशनी थे जिसने करोड़ों आंखों को चमका दिया था, लेकिन आखिर में वही रोशनी उन्हें अपनी ही परछाई में अकेला छोड़ गई थी। दोस्तों,
यही थी हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पूरी कहानी। धन्यवाद।